बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा लेक्चर है वो है फोटोसिंथेसिस और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखें, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम दो टाइप्स के रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। एक को नाम देते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी ये ऐसे रिएक्शन हैं जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं। हम इन्हें दूसरा नाम लाइट रिएक्शंस भी दे सकते हैं। ये लाइट रिएक्शंस हैं, यानी सिर्फ लाइट्स में होंगे। और जो लाइट रिएक्शंस हैं ये कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होंगे। दूसरे टाइप्स के रिएक्शन जो हैं लाइट इंडिपेंडेंट हैं, ये लाइट से आज़ाद होते हैं, इन्हें हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये जो डार्क रिएक्शंस हैं ये लाइट में भी हो जाते हैं, डार्क में भी हो जाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर लिक्विड पार्ट में होते हैं। अच्छा, जो लाइट रिएक्शंस हैं उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं जी नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन जब इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक तरीके से मूव कर रहे हो जी। दूसरा है साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी एनर्जी की तब प्रोडक्शन जब इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक मूव कर रहे हो। और तीसरी हम बात करेंगे केमी ऑस्मोसिस, केमिकल के पुश से प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो चाहे इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मूव करें चाहे इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक मूव करें, इनके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो केमी ऑस्मोसिस ही रहेगा। तो आज जो मैंने बात करनी है वो लाइट रिएक्शंस के हवाले से है, यानी इन तीन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। एक नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, जिसे हम दूसरा नाम जी स्कीम भी देते हैं, ये जी स्कीम भी है। और दूसरा जो है वो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है, और तीसरा जो है केमी ऑस्मोसिस है। जी मैं शुरू करता हूँ पहले जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन, फिर मैं इन दोनों की बात करूँगा। जी लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं इन्हें हम लाइट रिएक्शंस भी नाम देते हैं। और ये रिएक्शन मैं बात कर रहा था, ये क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होते हैं। वजह कि देखें, लाइट ने प्लांट में तब वर्क करना होता है जब प्लांट के अंदर लाइट को अब्जॉर्ब किया जाए। और अब्जॉर्ब करने वाले जो पिगमेंट्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जी ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पर ख़ास किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, यानी ऑर्गेनाइज्ड होकर, मुनज़्ज़म होकर एक सिस्टम बनाते हैं। यानी यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो मौजूद होंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ, ये ऑर्गेनाइज्ड होकर, मुनज़्ज़म होकर, ऑर्गेनाइज होकर एक सिस्टम डेवलप करेंगे। और हम इस सिस्टम को नाम देते हैं फोटो सिस्टम, क्योंकि ये लाइट में इन्वॉल्व है, लाइट को कैप्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो फोटो सिस्टम है। और फोटो सिस्टम की हम दो कैटेगरीज बना लेते हैं। एक को कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो पहले डिस्कवर हुआ। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम सेकंड, जो बाद में डिस्कवर हुआ। तो फोटो सिस्टम जो है इसकी टू टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। अब जो हर फोटो सिस्टम है
उसके समझने के लिए हम दो पार्ट बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स और दूसरे को हम नाम देंगे रिएक्शन सेंटर। जी, रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर ये हर फोटो सिस्टम के हिस्से हैं, चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा चाहे फोटो सिस्टम सेकेंड होगा। अब देखिए, जो एंटीना कम्प्लेक्स है इसमें तीन चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए है, इसके साथ साथ यहाँ क्लोरोफिल बी है और इसके साथ साथ जी कैरोटीनॉइड्स हैं। तो ये तीन किस्म के यहाँ पिगमेंट एंटीना कम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। और इन एंटीना कम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि मैनी ऑफ द पिगमेंट यानी मां सवाए क्लोरोफिल ए के जो मैनी ऑफ द पिगमेंट हैं यानी बी हैं या कैरोटीनॉइड हैं, इनका काम होता है कि जब लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है तो फिर उसे चैनलिंग किया जाता है, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। जो रिएक्शन सेंटर है इसमें भी तीन चीज़ें मौजूद हैं जी। वन और मोर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के मौजूद होंगे। इसी तरह दूसरा यहाँ मौजूद होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ मौजूद होगा, नाम से ज़ाहिर है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। और तीसरी जो यहाँ चीज़ होगी जी वो हैं कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स होंगे। अब देखें, इनका जो काम है वो हम बात करते रहेंगे। क्लोरोफिल ए ने कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं तो ये उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हाई एनर्जी से होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे दे देता है कैरियर्स को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो कैरियर्स हैं ये क्योंकि हर अगला कैरियर जो है नेक्स्ट कैरियर जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब हाई टू लो मूव करते हैं तो वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को यूज़ करते हुए एटीपी बनाएंगे। और एटीपी बनने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो केमी ऑस्मोसिस ही रहेगा। अब आमतौर पे मैं अगर ये डायग्राम ड्रा कर दूं, ये देखें, ये एक मैं फोटो सिस्टम ड्रा कर रहा हूं। ये फोटो सिस्टम है। अब देखें, इस फोटो सिस्टम के ये वाला हिस्सा हो गया जनाब रिएक्शन सेंटर। जी, ये रिएक्शन सेंटर हो गया और ये बाकी सारा हिस्सा जो है इसे हम कहेंगे एंटीना कम्प्लेक्स। ये एंटीना कम्प्लेक्स है। अब देखें, ये एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होंगे, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल होंगे, कैरोटीनॉइड्स होंगे। और इनका काम क्या है? देखें, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना, पकड़ लेना, और जब लाइट एनर्जी देखें कैप्चर हो जाती है तो फिर रेजोनेंस की वजह से ये जी उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल बी की तरफ, रिएक्शन सेंटर की तरफ। तो एंटीना कम्प्लेक्स ने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है और ट्रांसफ़र कर देना है रिएक्शन सेंटर की तरफ। अब रिएक्शन सेंटर के अंदर देखें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल्स होंगे जी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, यहाँ कैरियर्स होंगे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होगा। तो ये मौजूद होते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर। ये कोई एक फोटो सिस्टम है। अब फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है और सेकंड है, इनमें क्या डिफरेंस है कि इनमें डिफरेंस ये है कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए की फॉर्म है वो 700 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व करती है, इसलिए इसे कहते हैं पिगमेंट 700। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लाइट भी ऑब्जर्व होगी एंटीना कम्प्लेक्स से, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह जो आमतौर पर फोटो सिस्टम सेकंड है
उसमें ये होता है कि जो क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल है वो जी 680 नैनोमीटर वाली लाइट ऑब्जर्व करेगा, इसलिए उसे कहते हैं पिगमेंट 680। बाकी लाइट भी ऑब्जर्व होगी, लेकिन एंटीना कम्प्लेक्स से जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफिल ए है ये दो काम करता है, लाइट ऑब्जर्व भी करता है और कन्वर्ट भी करता है। लेकिन बाकी जो पिगमेंट हैं वो सिर्फ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये मैं बात कर चुका, ये है दो किस्म की। एक को हम बोलते हैं साइक्लिक और दूसरे को हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक। तो दोनों के अंदर क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन है, एटीपी फॉर्मेशन है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो जब नॉन साइक्लिक होती है तब भी उसे फास्फोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि एनर्जी बनती है, एडिशन ऑफ फास्फेट होता है। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो साइक्लिक रहेगी तब भी यहाँ बनती है एनर्जी, तो उसे भी आमतौर पे साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहेंगे। तो ये नॉन साइक्लिक जी फास्फोरिलेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जब इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक तरीके से मूव कर रहे हों। अब देखें, अगर मैं इसकी डायग्राम के हवाले से बात करूं तो अभी आपने बात की है, देखें ये एक रिएक्शन सेंटर है और इसमें जो पिगमेंट मौजूद है जी वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है, और ये बाकी सारे जो हैं ये एंटीना कम्प्लेक्स वाले होंगे। ये पिगमेंट एंटीना कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये देखें एंटीना कम्प्लेक्स बना लिए। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में ये होता है कि जो क्लोरोफिल सेंट्रल एटम में सेंट्रल रिएक्शन सेंटर में मौजूद है क्लोरोफिल, अब ये लाइट ऑब्जर्व कर रहा है 700 वाली, इसका मतलब है ये फोटो सिस्टम जी सेकेंड है। फोटो सिस्टम सेकेंड का जो क्लोरोफिल है जब लाइट ऑब्जर्व करेगा या इधर उधर के जो एंटीना कम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल हैं लाइट ऑब्जर्व करके देंगे, तो होगा ये कि उस क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है उसके आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। अब एक फोटॉन से, एक लाइट के फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 जो फोटॉन है वो लाइट यहाँ खर्च होगी। अब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जी हाई एनर्जी लेवल पे। तो हाई एनर्जी लेवल को शो करने के लिए मैं ये बहर यहाँ तक बना रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें चाहे वो कैरियर होंगे चाहे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये यहीं रिएक्शन सेंटर में ही मौजूद हैं। ये समझाने के लिए हम इतना आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ मौजूद होगा जी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जो हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि अब क्लोरोफिल के अंदर होल पैदा हो गया है, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहेंगे कि यहाँ ऑर्बिटल जो हैं वो खाली हो गए हैं। जब यहाँ होल पैदा होगा तो स्टेप नंबर 2, ये पहला स्टेप था। अब स्टेप नंबर 2 देखें कि यहाँ वाटर मौजूद होता है। वाटर की विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ब्रेक डाउन होती है, उसे फोटोलाइसिस कहते हैं। तो देखें ऑक्सीजन का एक एटम अलग हो जाएगा अगर दूसरा मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी, तो फिर दूसरा एटम, और इसी तरह ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में ये फिज़ा में चले जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, तो उसकी कमी को पूरा करने वाली ये ऑक्सीजन है जो वाटर से आती है। तो हमेशा फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर ही की होती है। अब होता यह है कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो ये आमतौर पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ये प्रोटियम होते हैं, यानी इनमें आमतौर पे न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो इस तरह टूटते हैं कि उनके जी प्रोटॉन अलग हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अलग हो जाएंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन जो होल क्लोरोफिल के अंदर डेवलप हो गया था, क्योंकि अब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो था वो ऑक्सीडाइजिंग हो चुका था, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल से एक्सट्रैक्ट हुए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, वो इलेक्ट्रॉन आके इस क्लोरोफिल के होल को फिल कर देंगे।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार जारी रहेगा। फिर यहाँ देखें ये एक्साइटेड हो जाएंगे, उन्हें फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे लाइट की वजह से। फिर ये ऊपर चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, और फिर ये वाटर का मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी। इसका मतलब ये होता है कि हम वाटर को यहाँ यूज़ करें एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाटर का मॉलिक्यूल मिलता रहेगा, तो ये प्रोसेस जारी और सारी रहेगा विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिन एंड लाइट। हाँ, अगर वाटर नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है वाटर के अलावा, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर निहायत ज़रूरी। अच्छा, अब स्टेप नंबर 1 तो था कि शुरू में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए थे। स्टेप नंबर 2 में ये था कि पानी से जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट हुए उसने उस होल को फिल कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चले जाते हैं। अब उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ चले गए, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, वहाँ एक्सेप्ट कर लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फिर आगे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जी, ये मैं जो ड्रा कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उसका जो पहला कैरियर है उसे बोलते हैं PQ, प्लास्टोकोएनिन, ये प्रोटीन है। अब यहाँ रिडॉक्स प्रोसेस है और उसके बाद जो है ये आगे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए जनाब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। अब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 2 साइटोक्रोम हैं, और आपने पढ़ा हुआ है कि ये साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, तो यहाँ स्पेसिफिक किस्म का एटम जो है ये आयरन मौजूद होता है। इसी तरह फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं जी PC की तरफ, प्लास्टोसायनिन, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी से लो की तरफ मूव किया है, तो यहाँ से जी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ATP बनेगी। कैसे बनेगी कि ADP और फास्फेट इनऑर्गेनिक जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है थैलेकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से H आयन को पुश किया जाता है और ये ATP बनती है। तो ATP जिस प्रोसेस से बनेगी, फिनोमेना से बनेगी, दैट इज कॉल्ड द केमियोस्मोसिस, जिसकी मैं आगे बात करता हूँ। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है ये पहुँच गए हैं लो एनर्जी लेवल पे। एक और फोटो सिस्टम यहाँ मौजूद होता है, ये ज़रा हाई एनर्जी लेवल पे होगा। ये देखें ये हाई एनर्जी लेवल पे होगा, तो इसका मतलब है ये पहले वाला 680 वाला है और दूसरे वाला जी 700 वाला है। तो 680 वाला फोटो सिस्टम सेकंड है और 700 वाला फोटो सिस्टम जो है ये जी फर्स्ट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये हाई एनर्जी पे है एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम सेकंड। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एंटीना कम्प्लेक्स हो गया जी। तो यहाँ भी इसने लाइट को ऑब्जर्व किया होगा, और इसके लाजिम बात है एक और फोटो सिस्टम है तो इसका अपना एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, अपनी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होकर चले गए जी हाई एनर्जी लेवल पे, तो इसका अपना मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये आमतौर पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके अंदर जो होल आप प्रोड्यूस हुआ है ये होल फिल हो जाएगा उन इलेक्ट्रॉन से जो फोटो सिस्टम सेकंड की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो सिस्टम सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो वाटर से मिले हैं, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसको जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो फोटो सिस्टम सेकंड की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले हैं। यहाँ कोई फोटोलाइसिस नहीं होने। अब इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो बॉटम पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वो उस होल के अंदर फिल हो गए, फिर लाइट ऑब्जर्व की, फिर ये एक्साइटेड हो जाएंगे। और इसी तरह इस फोटो सिस्टम फर्स्ट की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें एक ही कैरियर मौजूद है जी, उसे पढ़ते हैं फेराडॉक्सन। और ये फेराडॉक्सन जो है ये भी साइटोक्रोम की तरह आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH।
NADP रिडक्टेज, नाम से जाहिर है इसने रिडक्शन करनी है। अब इसने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है फेराडॉक्सन से, तो आगे रिडॉक्स प्रोसेस होगा। देखो क्लोरोप्लास्ट में पहले से मौजूद होती है NADP और यही वाले H आयन, ये हमने दिखाने के लिए इतने आगे ले गए हैं, वरना तो ये सारा प्रोसेस रिएक्शन सेंटर के अंदर थैलेक मेम्ब्रेन्स पर ही सारा मौजूद है। तो NADP और प्लस जी H आयन्स ये यहाँ मौजूद होते हैं, ये देखें H आयन मौजूद है। अब NADP रिडक्टेज ने देखें इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देने हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन को मिल गए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो जाएंगे NADP के साथ, तो एक एटम कंबाइन हो जाता है और दूसरा एटम अलग हो जाता है। जब एटम कोई अलग होगा तो वो आयन्स की शक्ल में रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलेक्ट्रॉन की फ्लो में जी क्या बनी है ATP और दूसरा क्या बनी है NADPH। तो NADPH और ATP थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रोड्यूस हो गए और दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। अब देखें साइक्लिक में क्या होता है, मैं ज़रा इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर लेता हूं। जी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब देखें साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में होगा ये कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ये देखें ये क्लोरोप्लास्ट है, अब उसके अंदर ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर आपने देख लिया कि ये दो किस्म के प्रोसेस, ये जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है इनकी वजह से दो चीज़ें बनी हैं, एक जी बना है ATP और दूसरा क्या बना है NADPH। जब ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं, ये दोनों चीज़ें चली जाती हैं जी केल्विन साइकिल में। बैर से जी आती है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ शुगर्स बनते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो केल्विन साइकिल में CO2 की रिडक्शन करता है NADPH, तो H उसको मिल जाता है, तो ये दोबारा जी क्या बन जाएगा NADP। यानी पहले ये रिड्यूस फॉर्म में था तो अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया है। इसी तरह ATP जो है ये बन जाएगा जी ADP और फास्फेट इनऑर्गेनिक। तो NADP जो है और ADP बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 को H मिला NADPH से और मिलाने के लिए एनर्जी किसने दी ATP। जब ATP एनर्जी देता है तो ADP बन जाता है और फास्फेट इनऑर्गेनिक। फिर ये दोनों चीज़ें आती हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। ये देखें जब दोनों चीज़ें लाइट रिएक्शन की तरफ आ जाएंगी आप देख सकते हैं कि ADP और फास्फेट इनऑर्गेनिक ने फिर ATP बना देना है, और जो NADP है आप देख सकते हैं यहाँ NADP है, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोटॉन लेकर ये बन जाता है NADPH। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन बात दफ़ा ये होता है कि देखिए केल्विन साइकिल को चाहिए होती है एनर्जी, जी केल्विन साइकिल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी जो है देखें लाइट रिएक्शन बनने वाली ATP से आती है। अब यही ATP अगर कम बन रही हो तो लाज़मी बात है केल्विन साइकिल जो है जब लो एनर्जी पे चलेगा या रुक जाएगा। तो जब ये कम एनर्जी पे चल रहा होगा तो NADPH जमा होना शुरू हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADPH एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि केल्विन साइकिल कम एनर्जी से चल रहा है तो NADPH को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो जब NADPH ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, क्योंकि केल्विन साइकिल नहीं चल रहा, तो फिर क्या नुकसान होगा, फिर ये NADPH के यहाँ जमा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो शिफ्ट हो जाएगी जी नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ। यानी ये जो फेराडॉक्सन है, ये देखिए ये जो फेराडॉक्सन है, अब इसने इलेक्ट्रॉन जी आके दे देने हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो फेराडॉक्सन ने जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देने हैं, अब उसने देखे क्यों दे दिए, उसको क्यों नहीं दिए, NADP को क्यों नहीं दिए, क्योंकि NADP अवेलेबल नहीं है। ध्यान में रखना कि जब NADPH ज्यादा होगा इसका मतलब है फिर NADP अवेलेबल नहीं है। जब NADP अवेलेबल नहीं है, ये देखिए NADP यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, तो अब ये एंजाइम वर्क नहीं कर सकता, इसलिए फिर फेराडॉक्सन से आगे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले सकता।
तो फिर फेराडॉक्सन जो है देखें इधर आकर जी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ कम्प्लेक्स से पीसी, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसी तरह ये मूव करते रहेंगे। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लिक। लेकिन आप देख लें कि साइक्लिक में जी क्या बनती है, एटीपी, तो इसलिए हम नाम देंगे साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन जो है ये लेस कॉमन फिनोमिना है, जो प्रीडोमिनेंट फिनोमिना है वो नॉन साइक्लिक है। यानी इसका मतलब है नॉन साइक्लिक तो हर वक्त होती है, लेकिन जो साइक्लिक है वो हर वक्त नहीं होती। ये उस वक्त होती है जब ज़रूरत हो, और ये टेम्परेरी शिफ्ट होता है कि ये फेराडॉक्सन ने आगे जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को देने, ये टेम्परेरी शिफ्टिंग है। कैसे कि जब एटीपी हद से ज़्यादा बन जाएगी तो कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर फेराडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनएडीपी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर फेराडॉक्सन बजाय इसको इलेक्ट्रॉन देने के दी जो एंजाइम है अब वो इसको दे देगा। तो इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रॉन की फ्लो साइक्लिक से फिर शिफ्ट हो जाएगी नॉन साइक्लिक की तरफ। तो साइक्लिक सिर्फ उस वक्त होगी जब एटीपी कम होगी, और ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक एटीपी बन जाए। जब एटीपी इतनी ज़्यादा बन जाएगी, कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी ख़त्म और वही नॉन साइक्लिक ही जारी रहेगी। तो इसलिए जो साइक्लिक फास्फोरिलेशन है ये प्रीडोमिनेंट मेथड है, जो नॉन साइक्लिक है ये प्रीडोमिनेंट है, और जो साइक्लिक है ये लेस कॉमन जी मेथड है, और ये हर वक्त नहीं होता। ये उस वक्त होता है जब कैल्विन साइकिल रुक जाए ड्यू टू लो एटीपी। जी मैं बात कर लेता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमी ऑस्मोसिस। देखिए केमी का मतलब होता है केमिकल, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश करना। यानी किसी केमिकल को जब पुश किया जाए, जी जब केमिकल को पुश किया जाए जी किसी केमिकल को जब पुश किया जाए तो उस पुश करने से जो एनर्जी बनती है उसे कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। तो केमी ऑस्मोसिस ऐसा मेथड है जिसमें आमतौर पे एच आयन को पुश किया जाता है, और जब एच आयन फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू एटीपी सिंथेज, तो एटीपी सिंथेज से जो ही ये गुजरेंगे तो इसका गुजरना कपल है विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मूवमेंट से भी गुजरते हैं, नॉन साइक्लिक से भी गुजरते हैं। इससे ये जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन चाहे साइक्लिक तरीके से जाएं या नॉन साइक्लिक तरीके से जाएं, वो आम तौर पे प्रोसेस या टेक्निक या फिनोमिना यही इस्तेमाल करेंगे, केमी ऑस्मोसिस। अब ये केमी ऑस्मोसिस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होती है। अब केमी ऑस्मोसिस में देखें होता क्या है, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे से बात करूं तो आपने देख लिया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है, तो ये सारा प्रोसेस साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये यहाँ हो रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में बना दूं तो देखें आपने पढ़ा था कि पहले जो फोटो सिस्टम सेकेंड है जो 700 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व करता है, तो ये मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक फोटो सिस्टम देखें जी सेकेंड है। यहाँ हुआ क्या था, यहाँ ये हुआ था कि वाटर मॉलिक्यूल टूटा है, ऑक्सीजन बाहर चली गई है, और जो जी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मौजूद रहे जिन्होंने आगे फिर मूव करना है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये मेम्ब्रेन इन इलेक्ट्रॉन की मदद से प्रोटॉन को ये पुश करती जाएगी। कहाँ पुश करती जाएगी, देखें इंटीरियर स्पेस में, ल्यूमन में। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रोटॉन को पुश करती है ल्यूमन के अंदर, इंटीरियर स्पेस में। ये पुश करने के लिए जो एनर्जी है वो कौन सप्लाई करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है अब वो स्टोर हो जाती है कि जब ये एच आइन हद से ज़्यादा यहाँ जमा हो जाएंगे थैलेकॉइड के अंदर, तो एच आइन ग्रेडियंट की शक्ल में जो मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो स्टोर हो गई है। अब देखें इलेक्ट्रॉन ने आगे मूव करना है। देखें पहला जो कैरियर है, ये मैं पहला कैरियर बना रहा हूँ, उसे कहते हैं पी क्यू। उस पी क्यू के बाद जो कैरियर हैं उन्हें साइटोक्रोम, जी ये साइटोक्रोम जो है ये कम्प्लेक्स मैंने ड्रा कर लिया, ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ चले गए। फिर आप देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स से जी
फिर आ जाते हैं जी, ये Pc है, प्लास्टोसायनिन है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक और फोटो सिस्टम है जी, उस फोटो सिस्टम को नाम देते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये जी जो लाइट ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर, सॉरी 680 नैनोमीटर वाली, हाँ 700 वाली। अब जो फर्स्ट है ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट ऑब्जर्व करता है। अब देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इसके पास पहुंच गए तो इसका एक कैरियर है, उसे हम नाम देते हैं जी फेराडॉक्सन। फेराडॉक्सन से आगे जिस एंजाइम की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए जी, उस एंजाइम को नाम देंगे NADP रिडक्टेज। तो ये NADP रिडक्टेज है, और NADP रिडक्टेज ने देखें इधर से लेने हैं यही इलेक्ट्रॉन, और फिर आ जाते हैं प्रोटॉन में। ये मैं बाद में बात करता हूँ ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे। और यहाँ मौजूद होता है NADP। फिर इनके साथ क्या होगा ये मैं बाद में बात करता हूँ। देखें जब यहाँ ये पानी टूटा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, जब ये हाई से लो की तरफ मूव करते रहे तो काम उन्होंने ये किया कि प्रोटॉन को अंदर धकेलते रहे। कहाँ? ल्यूमन में। ये ल्यूमन है, ये स्ट्रोमा है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर देखें लिपिड्स मौजूद होंगे, फास्फोलिपिड्स। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। आप देखते हैं कि ये सारे जो ये कैरियर प्रोटीन है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। जी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हम डायग्राम बना रहे हैं। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है। यहाँ ख़ास किस्म के कम्प्लेक्सेस हैं, उन कम्प्लेक्सेस को हम जनाब ATP सिंथेज नाम देते हैं। ये ATP सिंथेज हैं, और ये रास्ते हैं जहाँ से ये पोर्स हैं जहाँ से H आयन गुजरते हैं। और जब H आयन गुजरते हैं तो ये काम ये कर जाते हैं कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट इनऑर्गेनिक को मिला देते हैं, और वो बन जाती है ATP। हाँ अब देखें इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे मूव करते रहे तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए उतने प्रोटॉन अंदर धकेल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस थी, इसे हमने ल्यूमन कहा था। तो ल्यूमन के अंदर H आयन का ढेर लग गया, यानी अब मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी H आयन ग्रेडियंट की शक्ल में जमा हो गई।